बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर बोला हमला, कहा हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को समर्थन देने की लगी है हो। बीजेपी में टिकट पर तकरार, रीता बहुगुणा जोशी बोली बेटे को टिकट मिला तो सांसदी छोड़ने के लिए है तैयार। यूपी में अखिलेश यादव का बड़ा चुनावी दांव, कल से समाजवादी पार्टी शुरू करेगी 300 यूनिट बिजली पाओ नाम लिखाओ छूट न जाओ अभियान। पंजाब में आपका मुख्यमंत्री चेहरा होंगे भगवंत मान, पब्लिक वोटिंग के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से किया नमो ऐप पर संवाद, भोजपुरी में पूछा हालचाल, यूपी जीतने का दिया मंत्र। और अवैध खनन मामले में ईडी की पंजाब में 10-12 जगहों पर छापेमारी, चन्नी के रिश्तेदार के घर भी छापे, कांग्रेस ने उठाए सवाल। सारा प्रणाम, मैं हूं आनंद विजय सिंह। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। यूपी में किसकी माया, बस 1.5 महीने की जंग बची है, लेकिन इतना कम समय होने के बाद भी न तो कांग्रेस की रफ्तार बढ़ रही है और न ही बीएसपी फुल फॉर्म में दिख रही है। हालांकि दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और मायावती ने तो अपनी पहली लिस्ट में 17% ब्राह्मण, 26% मुस्लिम और 34% दलित उम्मीदवारों पर भरोसा जताकर अपने कोर वोटर को संदेश भी दे दिया है। बावजूद इसके सियासी जानकार ये मान रहे हैं कि जाटो समुदाय से आने वाली मायावती का ये बड़ा वोट बैंक है और एक बड़ी आबादी भी। कुल दलित वोटों का 55% वोट जाटो समुदाय से ही आता है और कांग्रेस से छीनकर बीएसपी ने दलितों को अपनी पार्टी का आधार बनाया था। लेकिन इस बार हाथी की चाल में वो तेजी नहीं दिखाई दे रही है और इसके चलते बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दलित वोट बैंक पर नजरें गड़ाए हुए हैं और इसीलिए बीजेपी ने भी अपनी पहली लिस्ट में 19 दलितों को टिकट दिया है, जिसमें से 13 जाटो समुदाय से आते हैं। अब देखना यह है कि मायावती किस तरह अपने वोट बैंक को बचाए रखती हैं या फिर वो दूसरे दलों से तोल मोल की राजनीति करेंगी या फिर बीजेपी को साइलेंटली सपोर्ट कर देंगी। उत्तर प्रदेश में किसकी माया, आज बड़ी बहस में हमारी चर्चा का विषय है और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ बीजेपी के नेता राघवेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक विज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, बीएसपी के नेता सुरेश चंद्रा जी और राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपी में किसकी माया। सबने, अगर हम प्रमुख दलों की बात करें, खास करके बीजेपी, समाजवादी पार्टी की बात हम करें तो उन लोगों ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई हैं और सब ये सवाल बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी से पूछ रहे हैं कि आखिर आप लोग इतने स्लो क्यों हैं। हाथी की चाल तो धीमी होती ही है, लेकिन इस बार और भी क्यों धीमी हो गई है, वो समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए ये आज की बड़ी बहस का विषय है कि यूपी में किसकी माया। और इस चर्चा में आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीएसपी से ही, सुरेंद्र चंद्रा जी से ही सवाल करते हैं कि चंद्रा साहब, 1990 से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में 2 बड़े राजनीतिक दल थे, क्षेत्रीय राजनीतिक दल के तौर पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी, इनकी तूती बोलती रही है। पहली बार ऐसा क्यों लग रहा है 2020 में कि बीएसपी वॉक ओवर देने के मूड में है? नहीं, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। भाई धीमी चाल कहाँ है। पहले आप लोग सब मीडिया वाले लोग ये बात करते थे कि बहुजन समाज पार्टी में कोई दूसरा नेता ही नहीं है। पहले कहते थे जब मानवर कांशीराम साहब का सानिध्य था, नेतृत्व था, कि भी अकेले आदमी की पार्टी है,
उसके बाद माननीय बहन जी, आज बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नाक मान शान, उनके नेतृत्व में आज बसपा चल रही है। तो आज बसपा की बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, सानिध्य में, उनके अल्फाजों को, उनके संदेश को हमारे राष्ट्रीय महासचिव मान्यवर सतीश चंद्र मिश्रा जी लेकर के जा रहे हैं। तो उसमें कहाँ धीमी गति हो गई? वो सारी बात तो वहाँ कह रहे हैं जो मान्य बहन जी कहना चाहती हैं। चुनाव के लिए भी सारी सोच पूरे हम लोग हर तरीके से तैयार हैं, और क्षेत्र में भी आप जाकर के देखेंगे हमारा काम करने का तरीका, प्रचार करने का तरीका भी बड़ा अजीबोगरीब है। हाँ, इसीलिए यही अजीबोगरीब जो शब्द है ना, इसी से इस बार 2022 के चुनाव में वो अजीबोगरीब समझ में नहीं आ पा रहा है। नहीं, इसीलिए क्योंकि आप तो उसी पर चल रहे हैं। 2007 में जो आपने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला दिया था, उसी फॉर्मूले पर आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, लिस्ट भी जारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ना 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 ना, अभी आपका जो डायलॉग रहा कि उत्तर प्रदेश में किसकी माया, तो वहां पर माया की ही माया होगी, मान्य बहन जी की ही। वो माया किस पर? अपने पास रहेगी ना, सत्ता अपने पास रहेगी। हम उत्तर प्रदेश में अभी जो चुनाव है 2022 आप कह रहे हैं, उसमें सत्ता में बहुजन समाज पार्टी होगी, और वो दावे के साथ होगी। जैसे सोशल इंजीनियरिंग का बात कहा, ठीक है, जरा दीपक विज जी को लाते हैं। दीपक विज जी समाजवादी पार्टी के, और इस बार समाजवादी पार्टी पूरे दावे के साथ और उत्साह के साथ इस बार चुनाव मैदान में है। हाँ ठीक है, कंप्लीट कर मिनट चाह करके सोशल इंजीनियरिंग का जो कंसेप्ट है, उसे मैं समझा देना चाहता था। मैं आता हूं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे। दीपक विज साहब, क्या आपको लगता है कि अब तो मायावती और बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया मैदान में, और अपने उसी कोर वोट बैंक या सोशल इंजीनियरिंग जिसकी हम लोग चर्चा 2007 से करते आ रहे हैं, 2002 में भी एक तरह से शुरू करने की कोशिश हुई थी, इस बार भी उसी सोशल इंजीनियरिंग पर बीएसपी चल रही है, तो आपके उत्साह में कहीं हाथी अपना पांव तो नहीं अड़ा रहा है, साइकिल के आगे तो आके खड़ा नहीं हो जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा की है। कोई और पार्टी किसी भी दौड़ में नहीं है, और आपने मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा है, जितने भी सर्वे हुए हैं, कोई भी कांग्रेस बसपा को या दूसरी और पार्टियों को 10 सीट से ऊपर नहीं दे रहा है, और हमारी जो है निश्चिंत ही विजय है, और आप 100% आप देखेंगे हम 350 सीट से ज्यादा ऊपर लेंगे, ये आप देखेंगे। लेकिन यही तो सवाल है कि अगर वो आप कह रहे हैं कि उनको 10 से या डबल डिजिट में वो नहीं आ रहे हैं, तो ये फायदा किसको हो रहा है? ये फायदा क्या आप ही को मिलेगा, या फायदा दूसरे को मिलेगा, या ये लोग किसी और को फायदा देंगे? मैं बताऊं, हमारे को हर पार्टी के जो भी वोटर जो नाराज है उनसे, उन सब का फायदा हमें ही मिलने वाला है। किस आधार पर? मैं आपको बता रही, आपके सर्वे भी बता रहे हैं, और हमें खुद पता, हम जमीन पे हैं, और इसी जहां पे हम नोएडा के अंदर बैठे हैं, इतने बड़े बड़े लोग पार्टी छोड़ के सपा को ज्वाइन कर चुके हैं। ये गृह जिला है बसपा का, ये सब जानते हैं मायावती जी का। उसके बावजूद जो उनके गांव के जो लोग हैं, वही छोड़ के जो है सपा समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अभी गजराज जी तो आप जानते हैं, इनके बड़े नेता रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। अभी देखिएगा, बहुत सारे स्वार्थी लोग अपने अपने स्वार्थ बस इकट्ठ में तो आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहेंगे। और मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, किस बीजेपी की बात जो पार्टी, मैं देखिए बसपा पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, पर बस मैं इतना केवल कहना चाहूंगा, मुकाबले तो धोखेबाज भी कोई कि देखिए, रुला दिया, हमारी सीधी लड़ाई बीजेपी से है। बसपा कांग्रेस आप पार्टी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। देखिएगा, लेकिन दलित वोट पर सबकी नजर है, और रहती भी है। लेकिन आप दलित के साथ, इस बार हमारे साथ ऐसा लग रहा था कि आप चंद्रशेखर के साथ आप पैक्ट करेंगे। चंद्रशेखर सामने आकर बोले कि वो तो दलित के साथ आना ही नहीं चाहते, उनके एजेंडा में नहीं है। हमारी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष को, किसी भी जाति का नुमाइंदा नहीं मानती। हमारा मानना है कि सभी जातियों के लोग, चाहे वो दलित हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, वो सभी लोग हमारे साथ सामाजिक न्याय पे हमारे साथ है। सामाजिक न्याय पर आपके साथ है, दावा इनका है। लेकिन अब जरा राघवेंद्र सिंह जी आप बताइए कि अंदर खाने यही कहा जा रहा है कि बीएसपी और बीजेपी के बीच में इस बार एक नया कुछ इक्वेशन बन रहा है, और बन चुका है, यह भी कहा जा रहा है। 2014 में जिस तरह से चुनाव हुआ था
देश के अंदर और योगी मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी थी। ऐसे 2017 में चुनाव। राघवेंद्र जी, हम आपके पास आते हैं। इस बीच आपका ऑडियो नहीं आ रहा है और रवि अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं। रवि अरोड़ा जी, जरा ये बताइए, समझाइए। दलित वोट पर सबकी नजर टिकी हुई है, लेकिन दलित वोट का एक बड़ा चंक जो है वो 21% दलित हैं उत्तर प्रदेश में। जाटो एक बड़ा तबका है, उस समुदाय से मायावती भी आती हैं, लेकिन जाटो में भी दो ग्रुप है, एक जाटो दलित है और एक गैर जाटो है। 2014 के बाद से बीजेपी जाटो वोट पर अपने आप को अपना अधिकार बनाने की कोशिश करती रही है और 2017 में उसको फायदा भी मिला था। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि राजनीति में दो चीजें चलती हैं, एक संयोग एक प्रयोग, और लगातार प्रयोग होते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आपने देखा था, आपको याद होगा कि सपा और बसपा ने अलायंस कर जब लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद एक सपा ने एक आरोप भी लगाया था कि बसपा का फायदा उसको नहीं मिल पाया, उसका वोट जो बैंक था वो कहीं ना कहीं बसपा से भी बिखर गया था। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से आप देखेंगे कि हाथी की चाल में गति बहुत धीमी हो गई है और पिछले काफी समय से मायावती ऐसे लग रहा था जैसे पूरी फाइट में ही नहीं है। और सपा और पूरी तरह से सत्ता में आने के लिए जिस प्रकार से प्रयास पिछले 2 सालों से खुद समाजवादी पार्टी लगी हुई थी, तो अब जो है ये खुलकर आ गया था कि बसपा शायद इस फाइट में नहीं है। लेकिन ये 21% हमेशा साइलेंट रहे हैं, लेकिन जिसके साथ गए हैं वो सत्ता में आया है। बिल्कुल, ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इस वोट बैंक पर ही इस समय सभी की निगाहें हैं, सभी पार्टियों की निगाहें हैं। और सभी कहीं ना कहीं, देखिए 2017 की लड़ाई हो चाहे 2019 में, आपने देखा कि गैर जाटव यूपी में किसकी माया? बिल्कुल माया। तो देखिए इस बार जो है सत्ता में आने के लिए सभी पार्टियों की निगाहें जो है ब्राह्मण वोट बैंक पर है या दलित वोट बैंक पर है। और खासकर अब जो लड़ाई चल रही है, जो अब आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से आपने देखा कि जो है पार्टी छोड़कर कई बड़े नेता भी बीजेपी के वापस जा रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, तो ये सब जो है यही दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं इस समय पे इसी वोट बैंक पर सबकी नजर है, निगाहें हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के नाम पर बात कर रही है। राघवेंद्र जी, हाँ, आप पूरा कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से और मायावती अभी कुछ समय से ब्राह्मण कार्ड खेल रही है, क्योंकि वो सोशल इंजीनियरिंग 2007 में जो उनकी कामयाब हुई थी और पूर्ण बहुमत के साथ वो सत्ता में आई थी, अब उन्हें लगने लगा है, मुझे नहीं लगता कि वो साइलेंट कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन देंगे, लेकिन अगर वो अच्छा वोट बैंक कवर कर पाती हैं तो उसका भी फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिलेगा और इसका नुकसान सीधे सीधे सपा को मिलेगा, क्योंकि इस समय फाइट जो है दो खेमों में चल रही है, भाजपा वर्सेस सपा। और बाकी जो पार्टियां हैं, जो मैं समझता हूं उनका फायदा भी, जो अगर दलित वोट बैंक पर जितना बटेगा उतना फायदा कहीं ना कहीं सीधा सीधा बीजेपी को मिलेगा, लेकिन बीजेपी की निगाहें भी इसी वोट बैंक पर है। ठीक है, राघवेंद्र जी, जरा ये बताइए, यूपी में किसकी माया? ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कोई पैक्ट हो गया है बीएसपी से, मायावती से, और इसीलिए शायद मायावती बहुत स्लो चल रही हैं आप लोगों को वॉकओवर देने के चक्कर में। का चुनाव हुआ है, 2019 का चुनाव हुआ है। बहन जी ने साइकिल की सवारी करने की कोशिश किया था 2019 में और साइकिल को बुरी तरीके से पंचर कर दिया है। अब साइकिल की स्थिति तो इतनी खराब हो चुकी है कि साइकिल तो कोई सवाल नहीं उठता है। थोड़ा बहुत ये उत्साह में है, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, एक दो लोगों को ले करके अपनी पार्टी में। आपका झाड़ डूब रहा है, आप क्या भगदड़ मची हुई है उसको देखो पहले। स्थिति ये है कि बसपा का तो समझ लीजिए कहीं उनके पता नहीं है। बहन जी तो जो है कहीं दिखाई नहीं देने वाली है। उनके सर्वे में भी बहन जी का जो भी वोट है, जो समाजवादी पार्टी उम्मीद रखी है 2019 के चुनाव में, समाजवादी पार्टी ने तो वोट ले नहीं पाया, और वो उम्मीद रखी है कि 2022 के चुनाव में जो है बसपा का वोट उनको मिलने वाला है। बसपा का वोटर और बसपा के जो भी लोग हैं वो सभी ये जानते हैं कि यह वोट किसको देना है, और बहन जी का जो है 2022 में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए बहन जी के जो भी वोट है वो सारा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। अरे आपके तो धुरविरोधी हैं, आपके जितने भी भगदड़ हुई है, 17 के 17 लोगों ने अपने लेटर में क्या लिखा? दलित और पिछड़ों के उत्पीड़न की वजह से हम भाजपा छोड़ के जा रहे हैं। आपने तो उनको 5 साल में ऐसा कर दिया कि वो उनको लेटर में लिखित में दे रहे हैं। वो
उनको पढ़िए आप पहले। नहीं देखिए, भाजपा ने तो उनको सम्मान दिया पूरे 5 वर्षों दिया, तभी तो वो लिख रहे हैं भाजपा ने कि ये सभी लोग मौका परस्त है, स्वार्थ के बल से जो इधर जा रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। आप देख रहे हैं उनका स्वार्थ जो है पूरा नहीं हुआ इस 5 वर्षों में, लगा जितना उनको स्वार्थ अपना पूरा करने का था, अब वहां जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं। लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़े जब ये लोग पिछड़े समाज का नेता समझ रहे हैं। 2017 में बीएसपी जो स्वामी प्रसाद बीजेपी में आए मौर्य जो थे, है, तो उस समय आप लोगों के ऊपर भी कटाक्ष इन्होंने किया था इन लोगों ने। देखिए मेरी बात, तो इन लोगों को क्या आइडियल मानकर चला जाए क्या? क्योंकि ये लोग तो मेरा हो सकता है कि आज आपके साथ आए, कल उनको लगे कि कोई और आ रहा है, फिर उधर चले जाएंगे। देखिए मैं बताऊं, और यही लोग इधर से उधर से इधर करते हैं। मेरा बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है जो अभी आपने बोला ना, इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने। ये अगर ये राघवेंद्र जी 2 मिनट आप चुप रहे तो अपनी बात कर लूं, फिर आप कह लें पार्टी की सदस्यता आप इंटॉलरेंट ना करें। आप पहले मेरे टॉलरेंट बने, आप मेरी बात सुने पहले। आप दोनों ने एंकर वो हैं, एंकर आप नहीं हो। देखिए एंकर को अपनी बात रखने दें, एंकर को अपनी बात, जरा इनकी बात सुन लेते हैं। हाँ दीपक जी आते हैं, राघवेंद्र जी आपके पास हम आते हैं। डाउन कर दें जरा, बढ़िया। नहीं साउंड नहीं, आप बोले। तो मैं अभी देखिए आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछे, पहले आप बताइए इसका मतलब हम क्या वोटर पे उंगली उठा लें? वोटर भी तो हर 5 साल के बाद, देखिए उसने पहले जो है बीजेपी जिताई, फिर उसने समाजवादी जिताई, फिर उसने बसपा जिताई, नहीं तो फिर उसने एक मिनट आप मेरी बात, पार्टी की नीतियों के अलावा समाजवादी पार्टी मेरा इसी में आप ले लीजिए, फिर आप उसको बोलिएगा। मैं भूल जाऊंगा फिर आप मेरी अच्छा ठीक है। फिर समाजवादी जिताई, फिर बीजेपी। देखिए होता क्या है मैं आपको बताऊं, जनता भी इतनी जागरूक हो गई है, वोटर इतना जागरूक हो गया है कि वो समय अनुसार मुद्दों पे वोट कर रहा है। महंगाई पे, ट्रैफिक जाम पे, अपराध व्यवस्था पे, पोल्यूशन के ऊपर, बिजली पे, पानी पे। एक मिनट इसी पर आप मैं खत्म, मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। इसी तरह से क्या होता है, समय अनुसार जब भी जो नेता होते हैं उनको कोई मुद्दे ऐसे लगते हैं कि इन मुद्दों पे ये पार्टी ठीक काम नहीं कर रही है, तो वो भी छोड़ के मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन अब इसी में एक सवाल ये भी है कि वो मुद्दों, 1 मिनट राघवेंद्र जी आते हैं, 12 से 17 तक सत्ता में रहे और उत्तर प्रदेश को उस तरीके मैं आता हूं आपके पास, राघवेंद्र जी आता हूं आपके पास सवाल के साथ। लेकिन दीपक जी जरा ये बताइए, मोदी जी बनिया जाति से बिलोंग करते हैं। अरे छोड़िए आप जाति की, 2004 के अंदर अमेंडमेंट कराया गुजरात के अंदर और अपने आप को पिछड़ा घोषित कराया। बताइए वो तो नकली पिछड़े हैं, मोदी ने क्या बात कर रहे हैं? अरे सुनिए, अब छोड़िए, अब प्रधानमंत्री पर मत जाइए। इधर सवाल, एक मिनट। आपने जो बात कही दीपक जी, उसी को जरा आगे बढ़ाइए। आपने बात कही कि पार्टी के साथ अगर कोई जाता है तो पार्टी के मुद्दों पर वोटर तो वोट करता है समाजवादी पार्टी के नीतियों पर, या भारतीय जनता पार्टी की नीति पर, या बीएसपी या जो भी कांग्रेस है उनकी नीतियों पर वोट देता है। लेकिन ये लोग जब आते हैं, क्या ये वोट बैंक लेकर आते हैं? क्या इनको आप मानते हैं कि वो नीतियों पर नहीं, इनको अगर वोट कोई देता है तो वो एक चेहरे के आधार पर स्वामी प्रसाद मौर्य उस, या फिर कोई और भी हो, वो उस वोट बैंक का ठेकेदार है, वो लेकर चल रहा है और उसको वो वोट दे देंगे, चाहे आपके साथ आए चाहे वो उनके साथ जाए। दगाबाजों को ही तो लिया है। एक मिनट देखिए मैं पार्टी की पहले बात करूंगा। सबसे पहले पार्टी 2 चीजों पे लड़ती है हमेशा। एक, उसकी जो पिछली सरकारें रही उन्होंने उस पर क्या काम किया, एक वो आने वाले समय में क्या करेंगे। एक अब नेता वाली जो बात आपने करी, देखिए हर एक नेता जो होता है उसका अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने वर्ग में कुछ ना कुछ उसका आधार होता है। उसी आधार को वो हमेशा लेके चलता है, जो उसके हिसाब से समय और परिस्थितियों के हिसाब से अपना मूड चेंज करता है। लेकिन आपको छोड़कर गए स्वामी प्रसाद मौर्य, और अब बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी में चले गए। आप लोग मुंगेरी लाल के सपने देखिए दीपक जी। देखिए अभी नाई के बाल कटने के बाद आपके सामने आ जाएंगे सामने, देखो कितने बाल हैं, गिन लेना तब बाद में। हमारी लड़ाई हिस्से की है, वो समझ में आ जाएगा। आप लाइन लगाने वाले हैं, खुद ही लाइन लगाने वाले हैं। 5 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद और इलेक्शन के टाइम पर वो पार्टी बदल लेते हैं। जब उनको टिकट नहीं मिलता या अपने लिए 2 से या 3 सीटें मांगते हैं या अपने लोगों के लिए टिकट मांगते हैं, उनको टिकट नहीं मिलता तो अपनी पार्टी बदल लेते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि वो नीतियों के साथ चले थे या निजी स्वार्थ भी इसके सामने आता है? ये जो चिंता है, ये चिंता बीएसपी के लिए भी है कि आपकी पार्टी में आप एक चेहरा बनाते हैं, उनको तवज्जो देते हैं और फिर वो आपको ऐन मौके पर छोड़कर चले जाते हैं। सुरेश जी, सवाल उसमें ये भी कि 2014 नहीं, मैं आता हूं, 2014, 2017, 2019 3 चुनाव ऐसे थे जो 34% वोट जिस सोशल इंजीनियरिंग का आप लेकर चल रहे थे, जिसमें दलित भी थे, ब्राह्मण भी और मुस्लिम भी, 21% दलित, 22% मुस्लिम और 5% सवर्णों का वोट उसमें था, और इसको लेकर आप चल रहे थे। लेकिन इसके बावजूद बीएसपी कोई बड़ा बदलाव करते नहीं दिखाई दे रहा है आज के समय में।
आप भले बीडीएम का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम का। देखिएगा, सोशल इंजीनियरिंग जो आपने 2002 का जिक्र किया, 2002 में ये कस्टम कंसेप्ट नहीं था। 2006 में लखनऊ पर मेरे ब्राह्मण समाज ने महासम्मेलन किया। उस महासम्मेलन में सीधे हाथ में शंख है, बाएं हाथ में बहुजन समाज पार्टी का झंडा है और गले में जय श्री राम का पटका है। वो मेरे ब्राह्मण समाज का व्यक्ति मंच की तरफ को दौड़ता हुआ जा रहा है और नारे लगा रहा है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी संसद जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और जो सोशल इंजीनियरिंग है वो बिल्कुल जस्ट लाइक ऐसे है जैसे दलित समाज की बात कही। उसके पहले भी एक नारा आया था, तिलक तराजू और तलवार वाला, सत्ता में उसके पहले भी आया था। तो हाँ, तो बना ना हमारा वो। और अभी क्या जो जनाब कह रहे हैं सपा से, क्या दलित समाज भूल गया है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन में सपा के सांसद ने राज्यसभा में बिल फाड़ा था? मेरा दलित समाज भूलता नहीं है। और जो सोशल इंजीनियरिंग की बात है, जैसे दो आदमी हैं, एक मेरे ब्राह्मण वंशीय है और एक मेरा शूद्र समाज का है दलित, जिसमें पर्टिकुलर जाटव चमार है, तो जैसे ही दोनों देखते हैं एक दूसरे के हाथ को शेक हैंड, बोथ आर वेल एजुकेटेड, वेल सिविलाइज्ड एंड इंटेलेक्चुअल आल्सो, तो वो देख करके कहता है ओहो अरे हमारे बुजुर्गों ने भी क्या पंगा पाल दिया, स्किन तो इसकी भी ऐसी है। तो उनके सुधार में सुधार आया और जो दलित है उसके मनोबल में उभार आया, उनका स्वभाव में सुधार और मनोबल में उभार मिलकर के सोशल इंजीनियरिंग कहलाया। वो आज उसी कंसेप्ट पर, और मैं तो ब्राह्मण वंशीय धन्यवाद अदा करता हूं कि कम से कम उन लोगों ने ये काम तो किया जो जन्नत का काम है। जरा एक बार राघवेंद्र जी के पास आके, एक बार राघवेंद्र जी के पास से आके फिर आप नहीं ऐसे नहीं, अरे नहीं, अभी तो 325 वोट के साथ नहीं, अभी 325 सीटों के साथ वो सरकार में है, अभी सरकार में है। जरा सवाल, एक मिनट जरा उनसे, राघवेंद्र जी, तो आज बीजेपी जिस दलित समाज की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम आते हैं। आप आदरणीय सुरेश जी, जिस दलित समाज की आप बात कर रहे हैं बहन जी को लेकर के, आप सुन लीजिए मेरी बात जी। जिस दलित समाज की आप बात कर रहे हैं बहन जी को लेकर के, उस दलित समाज की कितना शोषण बहन जी ने किया है और दलित समाज का उन्होंने उद्धार करने के बजाय दौलत को उन्होंने स्थान दिया है। लिंचिंग कम हुआ है क्या? दलितों को जिंदा जला दिया, ये कम हुआ है क्या झगड़े फिसाद नहीं हुए? को स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम, ये हमारा नारा सिद्ध हुआ है। और इतना ही नहीं, देश उन्नति का सही इलाज। दलितों के नाम पर आप लोगों ने बहुत दिनों तक राज किया है। दलितों के नाम पर बहन जी ने जिस तरह से लूटा है उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के दलित समाज ने भूला नहीं है। उत्तर प्रदेश के दलित समाज ने 14 में, तो इसके लिए आजादी के बाद कितना हिस्सा मिला है वो, अभी तक की जो सरकारें हैं उनसे भी तो हिस्सेदारी की मांग होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, दलित समाज का वोट है। आज वो छिटक क्यों रहा? नहीं, वो छिटक क्यों रहा? अगर नहीं छिटकता तो फिर 19-20 सीट पर मायावती कैसे आ जाती 2017 में? सीटें कम क्यों हो रही हैं? सवाल तो ये भी है ना। देखिएगा, अब बाहर होते जा रहे हैं। मैंने शुरुआती दौर में कहा कि झूठ फरेबी अफवाहों का एक तुरंत तत्कालिक प्रभाव होता है। कुछ लोग, लेकिन हमारा वोट जितना था 18, 19, 20 के आसपास, वो ये भी एक सच है दीपक जी, ये भी एक सच है कि सीटें भले ही बीएसपी को नहीं मिल रही हैं, सीटें बीएसपी को नहीं मिल रही हैं, लेकिन उसका वोट बैंक जो है, वोट परसेंटेज जो है वो करीब करीब उसी अंदाज में रह रहा है। 1-2% का ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन वो स्थिर है, उसके पक्ष में जा रहा है। अरे नहीं सर, जरा दीपक बसपा का जो वोट है, आपको बताता हूँ, बसपा का जो वोट है इस बार 10% नीचे गिरने वाला है। अभी जो 10% वोट बसपा से इस बार बाहर जाने वाला है। जो उत्तर प्रदेश का दलित समाज है, उत्तर प्रदेश के जो दलितों के साथ अत्याचार किया गया है, मैं बोल दूं तो दीपक जी से, देश के प्रधानमंत्री नहीं, हमें तो किसी ने नहीं बख्शा। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और योगी जी ने जिस तरह से दलित समाज का उद्धार किया, दलित समाज के बोलिए साथ खड़े दीपक हुए जी, हैं, दलित समाज ने देखा है इस चीज को। एक मिनट राघवेंद्र जी, दीपक जी जरा जवाब दे दे, फिर आपके पास आते हैं। हाँ, वैसे तो देखिए हमारी सीधी लड़ाई समाजवादी और बीजेपी की है, बसपा का ही नहीं है, पर फिर भी क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था तो मैं आपको बता दूं। देखिए, ये सोशल इंजीनियरिंग या सामाजिक न्याय जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। ये तो केवल एक या दो जाति की बात है। बाबा साहब बीच में ना बोले, बीच में पढ़ा है बाबा साहब जो आप उसको इंप्लीमेंट कहां कर रहे हैं? दूसरा क्या है कर रहे हैं ना, आपका रवि शर्मा बसपा का
महानगर अध्यक्ष समाजवादी में आ गया, गजराज जी आ गए। मैं आपको बताता हूं क्यों आए। अरे यार हाथ 2 महीने बाद पैसे मांगते हैं, अरे टिकट बेचते हैं, ये लल्लू लोग हैं। इनका काम है। अरे आपके यहाँ के मिठाई का डब्बा रख करके नौकरी लेकिन ये भी कह रहे हैं, ठीक है, रवि अरोड़ा जी के पास आए। एक सवाल आपसे दीपक जी एक सवाल ये कि ये अब आप स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आए हैं। हमारे साथ है ना, हमारे साथ है ना, सबकी बात, हमारे हम सामाजिक न्याय में सबकी बात कर भी नहीं सकते, सबको करते हैं। आप तो एक या दो चार, अभी भी आपने क्या बोला, केवल शूद्र और आपने श्री चंद मिश्रा और किसी का नाम लिया आपने ना, आप क्षत्रिय का अरे भाई ना पंजाबी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ना किसी और का नाम लेते ही नहीं आप कभी भी। ठीक है, एक ही जाति का नाम लेते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दीपक जी, जो एमएलसी दीपक जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में अब ये कह रहे हैं कि हमने तो उन्हीं को बनाया और हम उनका पोल खोलेंगे तो असर नहीं पड़ेगा, कुछ इलेक्शन में उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन। स्वामी प्रसाद मौर्य अब आपकी तरफ आए हैं, बीएसपी में थे, पहले बीजेपी में थे, अब आपके पास गए हैं। बीएसपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तो उनको तो बनाया हम ही नहीं, प्रधान का चुनाव लड़ाया, उनको वो बनाया और उनका पूरा पोल उनकी पोल हम खोलेंगे तो इससे नुकसान आपको नहीं होगा। देखिए मेरी बात से पहले तो अगर पोल कुछ होती तो अब तक खोल चुके होते। एक बात, दूसरा देखिए जनता बनाती है किसी को, कोई पार्टी किसी को नहीं बनाती, ये आप भी जानते हैं। नीतियां बनाती है, चेहरा बनाता है, जो सबसे बड़ा चेहरा होता है पार्टी का वो बनाता है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इनको मिल नहीं रही है। देखिए एक जाति की बात करते हैं, हम करते हैं सबकी बात। अच्छा, आपको क्या पछतावा हो रहा है राघवेंद्र जी, आपको क्या पछतावा हो रहा है कि ऐसे लोगों को लेने से मुश्किलें आती हैं? अब पछतावा हो रहा है बीजेपी को? देखिए हम लोग बहुत बड़े मन के लोग हैं। हम लोगों ने जब इन लोगों को कहीं शरण नहीं मिल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लिया, 5 वर्षों तक रखा। जब चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा किया है, ये स्वार्थी लोग थे जो गए हैं जहां ये जाएंगे, अरे उनकी लड़की आज बसपा में, परसों जाएंगे कांग्रेस में। ये बदायूं में आज अब एक रवि जी, जो टॉयलेट बनवाई गई उन पर गेट नहीं है और मैं वीडियो रवि अरोड़ा जी, जिसके लिए मैंने ये कहा एक सच ये भी है कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 83 विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के रिजर्व है और इन सीटों पर जिसका दबदबा होता है, जिसकी जीत होती है, वो बहुत आसानी से सरकार बनाने की स्थिति में आ जाता है। पिछले 3 चुनावों का अगर हम देखें तो 2007 में 62 सीट बीएसपी जीती, सरकार बनाई। 2017 में 58 सीट समाजवादी पार्टी ने इन आरक्षित सीटों में से जीती थी, सरकार बनाई। 2017 में बीजेपी जब चुनाव जीती थी, 70 सीटें इन 84 सीटों में से जीत दर्ज की थी और उसकी सरकार बनी थी। इस बार क्या आपको लग रहा है, अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें, 403 में से 84 सीटों की जो रिजर्व है? देखिए मैं एक बात बताऊं कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से, क्योंकि अभी मैं अखिलेश यादव जी को सुन रहा था पीछे, तो उन्होंने एक बात कही कि हमारे रामविलास पासवान हैं। जिस प्रकार से रामविलास पासवान चुनावी मौसम में पहचान जाते थे कि कौन सत्ता में आने वाला है और वो वहां पहुंच जाते थे, तो ऐसा करके स्वामी प्रसाद मौर्य भी जो है जिस पार्टी में जाते हैं उसकी जीत निश्चित हो जाती है। पर मुझे लगता है कि इस बार यह बयान देना जरा जल्दबाजी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के नाम पर वोट मांगेगी और खासकर हिंदुत्व का एजेंडा भी उसके पास है और खासकर जिस प्रकार से राम मंदिर के लेकर जो है हिंदुत्व के एजेंडे में कहीं ना कहीं वो कामयाब रही है, तो ये एक बड़ी बात है। सपा के लिए भी राहें आसान क्या बीजेपी के लिए कोई प्लस पॉइंट है? क्योंकि इसलिए मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि इस वोट बैंक पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाने के लिए बहुत समय से मेहनत किया है। आरएसएस की सामाजिक समरसता का काम होते रहा और उसके बाद फिर जाटो वोटों को अपने पक्ष में लेकर बीजेपी आई है। क्या वो इस बार इनके साथ है? रवि जी देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन हुआ और बात यह है कि जाट समुदाय कहीं ना कहीं पे हट सकता है और जिस प्रकार से नरेश टिकैत और राकेश टिकैत से लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, परंतु मैं समझता हूं जब हिंदुत्व की बात आ जाती है तो इस प्रकार के नारे दिए जाते हैं, कोशिश ये हो रही है कि हिंदुत्व पर आ जाए। बिल्कुल ये एजेंडा पूरी तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश जो है बीजेपी करेगी और कहीं ना कहीं विकास पे। देखिए क्राइम के ऊपर जो भी काफी जैसे महिला सशक्तिकरण को लेकर भी काफी काम हुआ, ऐसा नहीं है काम नहीं किया, तो ये सब जो उन्होंने काम किए हैं खासकर उसको लेकर मुझे लगता है योगी सरकार अपने वोट मांगेगी। परंतु जो दूसरी पार्टियां हैं जो कमियां जिनको दिखानी चाहिए थी उसको उनके पास बहुत थोड़ा टाइम है, बहुत कम टाइम है कि अब वो सभी दलों को लेकर और वर्चुअली वो कितना दिखा पाते हैं ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यूपी में किसकी माया,
और इसी पर हम आज चर्चा कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। अब वक्त कम हो गया। पर आपको वीडियो दिखा दूं, बताएं। ठीक है विकास, अब वो जनता देखे, अब वो जनता देखे और जनता वो फैसला करेगी। 10 जल्दी से। देखिए मैं रवि जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, ये इसको हिंदू मुस्लिम करना चाहिए। देश का चुनाव प्रधानमंत्री इतिहास के अंदर बताइए, वो खुलेआम अपनी जनता के बारे में कह रहा है कि ये चुनाव 80-20 का है। देश का चुनाव 80-20 आप भी कह रहे हैं, अब वो समझाने का तरीका अपना है। चलिए अब 80-20 किसका है, कौन 80 है कौन 20 है, ये अब जनता पर ही है। 10 तारीख से वो वोटिंग शुरू हो जाएगी और 10 मार्च को नतीजे भी आ जाएंगे और उसी दिन साफ हो जाएगा कि यूपी में किसकी माया। मायावती अपने वोट बैंक के साथ 2022 में आएंगी या वो वॉकओवर दे रही हैं या किसी के साथ चली जाएंगी, जो अभी सवाल उठ रहे हैं, इसका जवाब 10 मार्च को मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राघवेंद्र जी आपका, दीपक विज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेश चंद्रा जी और रवि अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सारा समय सारा अपना। खुली आंखों से एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर